साल 2025 है। यूक्रेन में जंग अब भी चल रही है। ये एक गतिरोध है, लेकिन खूनी गतिरोध। पूर्व में खासकर पोक्रोव्स्क और टोरेट्स्क के आसपास सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है। यूक्रेन ने वहां कुछ जमीन वापस ले ली है। फिर भी जीत दोनों पक्षों के लिए एक दूर का सपना लगता है। हालांकि रूस दबाव बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतीत होता है। उनके कारखाने युद्ध के हथियार बना रहे हैं। 750 इस्कंदर मिसाइलें, 560 KH-101, यूक्रेनी शहरों को खतरे में रखने के लिए लंबी दूरी की मारक क्षमता। ये कोई खत्म होने वाला संघर्ष नहीं है। ये एक नए क्रूर अध्याय के लिए तैयार है। दुनिया एक तरह के सुन्न भय के साथ देख रही है। हम यहाँ कैसे पहुंचे और इसका अंत कैसे होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके आसान जवाब नहीं है। केवल निश्चितता, अधिक दुख, अधिक मृत्यु है। जमे हुए युद्ध के मैदान जलते रहते हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की कॉमेडियन से वॉर टाइम लीडर बने, अब बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात, जो खुद अनप्रेडिक्टेबल हैं, जैसी उम्मीद थी वैसी ही हुई, बुरी। ट्रंप ने अपने सीधे साधे अंदाज में शांति के लिए जेलेंस्की की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। उन्होंने तो यूक्रेन में नए चुनाव कराने की बात तक कह दी, जबकि देश में मार्शल लॉ लगा हुआ है। इससे तो पहले से ही सुलग रही आग में घी पड़ गया। हालांकि यूक्रेनी संसद अभी भी जेलेंस्की का समर्थन करती है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। ट्रंप की बातों का वजन है, पद से हटने के बाद भी। अमेरिका में उनके अभी भी बहुत से समर्थक हैं, जो वर्तमान सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। जेलेंस्की, जो कभी साहस के प्रतीक थे, अब अंतरराष्ट्रीय दबाव और घरेलू स्थिरता के बीच रस्सी पर चल रहे हैं। अमेरिका और यूक्रेन का रिश्ता, जो कभी बहुत मजबूत था, अब कमजोर होता दिख रहा है। जेलेंस्की और ट्रंप की खराब मीटिंग इस गहरी समस्या का एक नमूना है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक दी है, जिससे जेलेंस्की की सरकार आर्थिक मुसीबत में है। यूक्रेन के संसाधनों को लेकर एक सौदे की बात चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल सुरक्षा की गारंटी को लेकर है। अमेरिका कोई गारंटी देने से हिचकिचा रहा है, जिससे यूक्रेन खुद को असुरक्षित और धोखा हुआ महसूस कर रहा है। कुछ साल पहले यूक्रेन को जो पूरा समर्थन मिलता था, उससे ये बहुत अलग है। और मुसीबत बढ़ाते हुए अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जिसमें रूस के हमले की निंदा की गई थी। इससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और अमेरिका अपने सहयोगियों से और दूर हो गया है। साफ है कि यूक्रेन के लिए अमेरिका का समर्थन कम हो रहा है। जैसे अमेरिका वर्ल्ड स्टेज से पीछे हट रहा है, यूरोप आगे बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को मिलिट्री एड में पूरे 20 बिलियन यूरोस देने का वादा किया है। अलग अलग कंट्रीज भी अपनी जेब ढीली कर रहे हैं। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, स्पेन, आयरलैंड, पोलैंड, ये लिस्ट लंबी है। वेपन्स, एम्यूनिशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, यूरोप सब भेज रहा है। ये सिर्फ यूक्रेन की मदद करने के बारे में नहीं है, ये रशिया को मैसेज देने के बारे में है। एक मैसेज कि यूरोप किसी के आगे नहीं झुकेगा, कि वो अपने वैल्यूज के लिए खड़ा रहेगा। यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स को यूक्रेन में भेजने की भी बात चल रही है। लॉजिस्टिक्स बहुत मुश्किल है, रिस्क्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बात पर विचार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि यूरोप सिचुएशन को कितनी सीरियसली ले रहा है। यूरोप, जो इतने समय से अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज पर निर्भर था, अब अपना रास्ता खुद बना रहा है। भाग 5, यूक्रेन के मैदानों पर परछाई। यूक्रेन के विशाल हवादार मैदानों पर एक नई और बेचैन करने वाली मौजूदगी महसूस की जा रही है। किम जोंग उनके गुप्त शासन द्वारा भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिक युद्ध में शामिल हो गए हैं। उनकी सही संख्या अज्ञात है, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि वे बहुत सारे और अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। कुछ को कुर्स्क के आसपास की अग्रिम पंक्तियों के पास भी देखा गया है, एक ऐसा शहर जो युद्ध की कुछ सबसे भयंकर लड़ाई से जख्मी है। उत्तर कोरिया की भागीदारी का क्या कारण है? यह कई कारणों का मेल हो सकता है। शीत युद्ध के संबंध, पश्चिम से चिढ़ने की इच्छा और शायद युद्ध के बाद यूक्रेन में संभावित लाभ की एक सनकी गणना भी। कारण जो भी हो, उनकी उपस्थिति पहले से ही अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ देती है। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है कि ये हर्मिट किंगडम के सैनिक क्या गुल खिलाएंगे। भाग 6, एक भयानक हिसाब। युद्ध एक संख्याओं का खेल है, हालांकि यह मानव जीवन के साथ खेला जाता है और यूक्रेन से आने वाले आंकड़े भयावह हैं। रूस अपने प्रचार तंत्र के बावजूद भारी नुकसान उठा रहा है। अनुमान है कि आक्रमण शुरू होने के बाद से 8,60,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। 6 लाख से ज्यादा लोगों का घावों का इलाज किया गया है, ज्यादातर रूस में ही,
जो संघर्ष के नुकसान की एक भयावह तस्वीर पेश करता है। ये आंकड़े चौंका देने वाले होते हुए भी संभवतः कम आंकलन है। संघर्ष की असली कीमत खोए हुए जीवन और बिखरे हुए भविष्य दोनों में शायद कभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाएगी। हालांकि इन नुकसानों ने रूस की सैन्य महत्वाकांक्षाओं को कम करने के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसा लगता है कि क्रेमलिन युद्ध की चक्की में युवाओं की एक अंतहीन आपूर्ति डालने को तैयार है। यह इस संघर्ष की मानवीय कीमत का एक भयावह अनुस्मारक है। 7वां भाग, ड्रोन्स इन द डार्क। यूक्रेन के आसमान में ड्रोन की गूंज है। दोनों तरफ वाले इन ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल करते हैं और इससे युद्ध का मैदान बदल रहा है। ये इस जंग के खामोश कातिल हैं, ऊपर से मौत बरसाते हैं, बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर। ड्रोन ऊर्जा के ढांचे पर हमला करते हैं, शहरों को अंधेरे में डुबो देते हैं और जरूरी सप्लाई लाइनों को तोड़ देते हैं। इनका इस्तेमाल जासूसी के लिए भी होता है, कमांडरों को युद्ध के मैदान का पूरा नजारा दिखाते हैं। और हाँ, इनसे जान भी ली जाती है। ड्रोन्स के बढ़ते इस्तेमाल ने जंग के तरीके को ही बदल दिया है। अब ये दूर से और बिना खून खराबे के लड़ी जा रही है। इसने सैनिकों और आम लोगों के बीच की रेखा को भी धुंधला कर दिया है, क्योंकि ड्रोन हमलों में अक्सर बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। सेक्शन 8, यूरोप का आलिंगन। अंधेरे के बीच आशा की एक किरण है। यूरोपियन यूनियन ने एक ऐतिहासिक कदम में घोषणा की है कि यूक्रेन 2030 तक सदस्य बनने की राह पर है। यह संकटग्रस्त राष्ट्र के साथ एकजुटता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह यूरोप के लिए यूक्रेन के रणनीतिक महत्व को भी दर्शाता है। एक लोकतांत्रिक, समृद्ध यूक्रेन जो पश्चिमी गुट में मजबूती से स्थापित हो, पुतिन की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा झटका होगा। यह एक स्पष्ट संदेश भी देगा, रूस यूरोप के नक्शे को जबरदस्ती नहीं बदल सकता। यूरोपीय संघ की सदस्यता की राह लंबी और कठिन होगी। यूक्रेन को व्यापक सुधारों को लागू करने और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता होगी। लेकिन एक उज्जवल भविष्य का वादा जो रूसी हस्तक्षेप से मुक्त हो, एक शक्तिशाली प्रेरक है। भाग 9, दुनिया नए सिरे से। यूक्रेन का युद्ध बस एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, यह एक बहुत बड़ी घटना है जो भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल रही है। अमेरिका के दबदबे वाला पुराना विश्व व्यवस्था टूट रहा है। इसकी जगह एक नई और अधिक बहुध्रुवीय दुनिया उभर रही है। यूरोप खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। अब वो अमेरिका के पीछे दूसरी भूमिका निभाने से संतुष्ट नहीं है। चीन ध्यान से देख रहा है, रूस की गलतियों से सीख रहा है और अपने अगले कदम की गणना कर रहा है। और पर्दे के पीछे उत्तर कोरिया जैसे छिपे हुए खिलाड़ी इस अराजकता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया एक दौराहे पर है। अब हम जो रास्ता चुनते हैं वह 21वीं सदी का रास्ता तय करेगा। क्या यह सहयोग और आपसी सम्मान से परिभाषित दुनिया होगी या संघर्ष और विभाजन से ग्रस्त? जवाब हमेशा की तरह हमारे पास है।